Well, now we will discuss the other part of the statement of other comprehensive income. As we discussed कि जी other comprehensive income के अंदर we present unrealized gains or losses जो कि हमने statement of profit or loss में recognize नहीं किए हुए थे. All right? अब इसको जब हम देखते हैं तो these are two types of the unrealized gains or losses. एक वो जिसको हम reclassify नहीं करते upon de-recognition of the underlying asset, जब आपने उसको प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाना बल्कि रिटेन्ड अर्निंग्स में हम उसको इम्पैक्ट लेते हैं जब डी रिकग्नाइज करते हैं उससे मुतल्लका जो एसेट है. और दूसरे वो जिसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम उससे मुतल्लका एसेट जिसकी होल्डिंग की वजह से वो गेन और लॉस हुआ उस एसेट को जब डी रिकग्नाइज करेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसके जितने अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस पिछले सालों से हमारे अकुमुलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा बने हुए थे उनको वो हम अकुमुलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से निकाल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिक्लासिफाई करेंगे. क्या तो वो किस तरह से नजर आएगी स्टेटमेंट? वो कुछ यूं होगी कि अगेन वो टाइटल और अकाउंटिंग पीरियड आप ध्यान में रखें. दिस इज द करंट पीरियड एंड दिस इज द कंपैरेटिव पीरियड. कह रहा है कि गेन्स और लॉसेस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जो हमारी फॉरेन सब्सिडरी है उसको हमने रिपोर्टिंग करेंसी में जब ट्रांसलेट करना है तो उसकी ट्रांसलेशन से जितना गेन और लॉस होगा उसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखेंगे, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज को जब हम रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोई कैश रियलाइज नहीं हो रहा, इसलिए इसको अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कहेंगे. जो आसानी से आपको समझ आएगा पॉइंट वो ये है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी फाइनेंशियल एसेट्स में, आपने किसी एंटिटी के शेयर्स खरीद रखे थे, उन इन्वेस्टमेंट को आप रीमेजर कर रहे हैं ऑन योर रिपोर्टिंग डेट एट फेयर वैल्यू और उसकी रीमेजरमेंट की वजह से कोई गेन और लॉस आ रहा है, जस्ट जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने देखा था. तो फाइनेंशियल एसेट्स की रीमेजरमेंट एट फेयर वैल्यू की वजह से जो गेन और लॉस आता है उसके अगेंस्ट आपको कोई कैश रियलाइज नहीं हुआ होता. देयरफॉर उसको हम यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर प्रेजेंट करते हैं. इसको हम ये कह रहे हैं कि दैट विल बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली. सब्सिक्वेंटली का मतलब है अपॉन डी रिकग्निशन. जब आप उसको डी रिकग्नाइज कर रहे होंगे उस वक्त आप उसको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे, क्योंकि जब आपने डी रिकग्नाइज किया तो जितने का वो फाइनेंशियल एसेट था आपका, जितने में बिका, सपोजली 100 रुपीज़ का वो एसेट कॉस्ट कर रहा था, पिछले सालों में वो 150 का फेयर वैल्यू पर अकाउंट फॉर हुआ था, 50 उसकी जो गेन थी पिछले सालों की, और अब इस साल में उसको आपने 180 का सेल किया. तो 180 का सेल करने का मतलब है कि हकीकत में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 80 का प्रॉफिट हुआ. अब अगर आप इस 80 के प्रॉफिट को, क्योंकि डी रिकग्नाइज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो कर देते हैं, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट 50 का जो आपके पास ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मौजूद है वो डबल काउंट हो जाएगा. तो आप क्या करते हैं कि आप फिर ऐसी सिचुएशन में इसको रिक्लासिफाई करते हैं, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, जो कि हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए से सीखेंगे भी, यहां से आप माइनस कर देते हैं इस 50 को. तो यूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें कि हमने सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई करना है उन गेन्स और लॉसेस को टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो आपने यहां पर सीखा, उसको डिस्टिंक्ट किया. इसकी अभी हम प्रैक्टिस देखेंगे जो कि फर्दर सॉलिड करेगा आपके इस कॉन्सेप्ट को.